of your health and iman. So today our topic is classification, aims and principles. ठीक है, आज हमने ये डिस्कस करना है कि क्लासिफिकेशन किस तरह से की जाती है बायोलॉजी में, उसके एम्स क्या हैं, मकसद क्या है, प्रिंसिपल्स क्या हैं, उसकी बेसिस क्या है, किस बेस पे क्लासिफिकेशन की जाती है. ठीक है, सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर ज़रूर किया करें. ठीक है, और साथ ही इंस्टा पे फॉलो किया करें. तो टॉपिक है आज का हमारा क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन है क्या? दिस इज अ लार्ज कलेक्शन ऑफ द वेरी डिसिमिलर फॉर्म्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, आल्सो द सिमिलर फॉर्म्स फाउंड ऑन द अर्थ. ठीक है, अब इतनी है जो हमने पढ़ा है कि मिलियंस ऑफ जो है ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं. ओवर 1.5 मिलियन टाइप्स ऑफ द एनिमल्स एंड ओवर 0.5 मिलियन टाइप्स ऑफ द प्लांट्स आर नाउन टू द बियोलॉजिस्ट, and these are only a small number or percentage of the total types of the estimated estimated to live on the earth. कि ये बहुत छोटी सी उसकी अमाउंट है जितना अभी बियोलॉजिस्ट के उसमें है, कंसर्न में है, उनकी नॉलेज में है, और बहुत से और ऑर्गेनिजम्स हैं जिसका पता भी नहीं है अभी कुछ. ठीक है, सो क्लासिफिकेशन तो फिर उनकी बहुत दूर की बात है. ठीक है, दे रेंज ए कॉम्प्लेक्सिटी फ्रॉम द स्मॉलर और द सिंपल बैक्टीरिया टू द लार्ज यूनिट ऑफ द क्लासिफिकेशन कॉम्प्लेक्सिटी विच इज़ द ह्यूमन बींग्स. आप देख सकते हैं कि साइज में भी स्मॉल से लार्ज हो रहा है और सिंपल से भी कॉम्प्लेक्स तक इनकी क्लासिफिकेशन है. some of them live in the sea and some on the land, some walk, others fly, still others are stationary. ठीक है, कुछ उसमें चल रहे हैं, कुछ वो क्या करते हैं, स्विम करते हैं, सी में रह रहे हैं, कुछ लैंड पे रह रहे हैं. ठीक है, कुछ फ्लाई कर रहे हैं. तो इतनी ज़्यादा वेराइटी है कैरेक्टरिस्टिक्स में, तो इनकी क्लासिफिकेशन फिर एक बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं इम्पोर्टेंट और एक डिफ़िकल्ट टास्क है. ठीक है, ईच हैज़ इट्स ओन वे ऑफ द लाइफ. हर एक की अपनी ज़िंदगी का जो है एक लाइफ स्टाइल है, वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार है, एक अपना तरीका है. गेटिंग फूड, अवॉइडिंग अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशंस, फाइंडिंग ए प्लेस टू लिव एंड रिप्रोड्यूसिंग इट्स काइंड. सो यानी हर चीज़ अगर आप देखिए उसमें, चाहे उसकी फाइंडिंग हो कि उसने किस तरह से अपनी जो लिविंग फाइंड करनी है, कि कहाँ पे उन्होंने रहना है, कौन से एरिया जो है उनके लिए सूटेबल है, कौन से नहीं सूटेबल, कैसी इन्वायरमेंट सूटेबल है, अनफेवरेबल कंडीशन को किस तरह से उन्होंने अवॉइड करना है. ठीक है, रिप्रोड्यूस कैसे करना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है. when there are so many diverse kinds of the organisms, it becomes difficult to learn about the characteristics of each. ठीक है, तो अब ये बहुत मुश्किल है कि आप एक ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, एक ऑर्गेनिज्म को उसको फाइंड आउट कर सकें कि किस ऑर्गेनिज्म में क्या हो रहा है, किस ऑर्गेनिज्म की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, वो किस तरह से अपनी लाइफ गुजार रहे हैं. तो इस तरह होता है कि फिर उनको कलेक्शन बनाई जाती है, क्लासीफाई किया जाता है. जब क्लासीफाई किया जाता है तो फिर अगर एक ग्रुप है, एक ग्रुप में जितने भी मेंबर होंगे उन सब की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर होंगी. ठीक है, टू स्टडी सच अ लार्ज कलेक्शन ऑफ द बायोलॉजी क्लासिफाई द ऑर्गेनिज्म टू द ग्रुप्स एंड द सब ग्रुप्स, एंड फॉर दिस टास्क दे रिक्वायर द सिस्टम. एंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज ए मेथड बाय विच द biologists divide organisms into groups and subgroups. So this is the definition of the biological classification, कि ये एक ऐसा मेथड है जिसमें आपको पता चलता है कि कौन से ऑर्गेनिज्म को किस तरह से क्लासिफाई करना है, और अगर एक ऑर्गेनिज्म को एक ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया है तो उन ग्रुप्स में उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है. सो उसके बाद फिर हमारे पास आ गया है ये बायोडाइवर्सिटी जो है. आप देख लें किस तरह से कौन से एनिमल्स हैं, किस तरह के इन्वायरमेंट में रहते हैं, आप ये सब देख सकते हैं. सारी फिगर्स में देखें, अगर ये पोलर बियर्स हैं तो इनके किस तरह के इन्वायरमेंट में है, अगर कोई बर्ड्स हैं तो किस तरह के इन्वायरमेंट है. ठीक है, अगर लॉयंस हैं तो उनकी किस तरह की इन्वायरमेंट है, उनका क्या कह सकते हैं आप उसको, कि उनकी टेम्परेचर उनका कैसा है. ठीक है, तो इस तरह की डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की जो है वो डिफरेंट इन्वायरमेंट्स हैं. नेक्स्ट है एम्स ऑफ द क्लासिफिकेशन. अब एम्स ये है कि क्लासिफिकेशन की एक तो ज़रूरत क्यों है और उसका मकसद क्या है. ठीक है, हर चीज़ का आपको पता है कि एक मकसद होता है. किसी चीज़ को बगैर मकसद आप कहते हैं पैदा भी नहीं किया गया. ठीक है, तो हर चीज़ का एक मकसद है. अगर हम कोई काम भी करें तो उसका एक मकसद होता है, उसके पीछे एम होता है कि इस चीज़ के लिए किया जा रहा है, जब हम ये काम करेंगे तो उसका ये फ़ायदा होगा और ये नुकसान. ठीक है, द ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी विच डील्स विद द क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टेक्सोनॉमी. कि टेक्सोनॉमी क्या है? इट्स द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द क्लासिफिकेशन, यानी वो ब्रांच है जिसमें क्लासिफिकेशन को स्टडी किया जाएगा. सो दिस इज द टेक्सोनॉमी. The branch which deals with the classification and also the traces the evolutionary history of an organism is known as the systematics. अब ये थोड़ा सा डिफरेंस है systematics का और classification का. ठीक है, जो वैसे तो ये टर्म्स कुछ इस तरह से कि इंटरचेंजेबल एंटी कन्वर्टेबल हैं. ठीक है, इनको यूज़ किया जाता है कि क्लासिफिकेशन और टेक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स, लेकिन इनमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस है. जो टेक्सोनॉमी है, मैं आपको यहीं से उसका डिफरेंस समझाऊंगी
जब आपका बेसिक कॉन्सेप्ट अभी क्लियर हो जाएगा, लाइक दिस लेवल 9th क्लास के लेवल पे आपको अब इसका डिफरेंस पता चल जाएगा, नेक्स्ट फिर आपके लिए मुश्किल नहीं है। अदरवाइज ये इसका डिफरेंस क्लियर ही नहीं होता स्टूडेंट्स को कि ये आखिर इन दोनों में फ़र्क है क्या। फ़र्क ये है इन दोनों में कि क्या होता है कि जो टेक्सोनॉमी है इट इज़ द डील्स विद द क्लासिफिकेशन। ये वो ब्रांच है जो सिर्फ डील करेगी किसके साथ, क्लासिफिकेशन के साथ। लाइक अगर ग्रुपिंग है तो कौन सा ग्रुप है, लाइक अगर इस ग्रुप का नाम टेक्सा है, जीनस है, स्पीशीज़ है, ये सब भी आपको बताऊंगी क्या है। तो वो ये उसकी सिर्फ क्लासिफिकेशन है कि अगर 4 लेग्स एनिमल्स हैं तो वो इस ग्रुप में है, 2 लेग्स और 3 लेग्स और 4 लेग्स इंसेक्ट्स हैं, 5 लेग्स 6 लेग्स इंसेक्ट्स है वो इस ग्रुप में, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन। बट सिस्टमैटिक्स टू ट्रेस द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, सिस्टमैटिक्स वो ब्रांच है जिसमें उसकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को भी आप लेकर आएंगे। ऑर्गेनिजम्स की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ये है कि वो अगर पहले उसमें लाइक अगर हम कहते हैं कि बर्ड्स में जो है विंग्स थे, ठीक है। सो नेक्स्ट एनिमल्स में विंग्स अब नहीं है। जब रेप्टाइल्स आए हैं तो उनमें विंग्स नहीं है, या रेप्टाइल्स जो थे उन वो आपको पता है कि 2 लेग्स एनिमल्स थे मोस्टली रेप्टाइल्स, ठीक है। तो इस तरह से, या वो रेंगते थे तो उनमें एवोल्यूशन होती गई है और वो कुछ फ्लाइंग की तरफ चलेंगे, कुछ उनमें आपको पता फ्लाइंग रेप्टाइल्स भी थे। लाइक अगर डायनासोर्स देखा जाए तो फ्लाइंग डायनासोर्स भी थे। तो इस तरह की जो आप स्टडी करेंगे एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को कि उनके इंसेस्टर्स क्या हैं, डिसेंडेंट्स क्या हैं, तो वो जो ब्रांच होगी जिस ब्रांच में आप इन चीज़ों को देखेंगे दैट इज सिस्टमैटिक्स। सो आई होप कि आपको अब क्लियर हो गया है कि इन दोनों का क्या डिफरेंस है। द मेन एम्स ऑफ दीज branches are, अब इनके मेन एम्स क्या है, टू डिटरमिन द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस अमंग द ऑर्गेनिजम्स सो दैट दे कैन बी स्टडीड इजीली एंड टू फाइंड द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स अमंग ऑर्गेनिज्म। वही है कि उनकी स्टडी करना है कि उनमें डिफरेंसेस क्या है और उसमें सिमिलैरिटीज क्या है, ठीक है। दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट आपको पता है कि एक आपकी सिमिलैरिटीज होती हैं और एक आपकी क्या है, डिफरेंसेस। बल्कि ये पूरा लाइक अगर हम देखें तो ये जो एम्स है इट्स लाइक ए शॉर्ट क्वेश्चन आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है 2 मार्क्स का, कि एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, ठीक है। तो एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन ये है कि उनको डिफरेंसेस और उनके सिमिलैरिटीज आप देखेंगे और उसके अलावा ये होगा कि उसको इजीली स्टडी किया जा सकता है इस क्राइटेरिया पे कि उनके डिफरेंसेस क्या हैं और उनकी सिमिलैरिटीज क्या है, और उसके अलावा उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री या एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। लाइक अगर इंसेस्टर्स हैं तो कौन से इंसेस्टर्स हैं, ठीक है। बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप अमंग्स ऑर्गेनिजम्स एंड सच रिलेशनशिप गॉट through similarities in the characteristics, and the similarities suggest all the organisms are related to one another at the some point in their evolutionary stories। तो क्या है कि जो बेसिक क्लासिफिकेशन है, बेसिस जो है क्लासिफिकेशन की वो क्या है, वो इनकी रिलेशनशिप है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की, ठीक है। अब ये पॉइंट एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि बेस जो है वो क्लासिफिकेशन की क्या है, अमंग ऑर्गेनिजम्स है। क्या, रिलेशनशिप अमंग्स्ट ऑर्गेनिज्म इज द बेस ऑफ द क्लासिफिकेशन। इसी से उसकी सिमिलरिटीज आ जाती हैं, इसी से डिफरेंसेस आ जाते हैं और इसी से फिर हम उसको हिस्ट्री को भी देखते हैं। However, some organisms are more closely related to the others. For example, the sparrows are more closely related to the pigeons on the than to insects। क्या है कि अगर आप स्पैरोज को देखें तो वो रिलेटेड किसके साथ है, पिजन्स के साथ, इंसेक्ट्स के साथ इतने रिलेटेड नहीं है। इट मीन्स दैट द फॉर्मर टू हैव कॉमन एवोल्यूशनरी हिस्ट्रीज। इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास स्पैरोज और पिजन्स है, हो सकता है कि इनकी कॉमन एवोल्यूशनरी हिस्ट्री हो, इनके इंसेस्टर्स सेम हो, ठीक है। जैसे इन्होंने अपने विंग्स बनाए हैं या इनके फीट हैं, या तो फिर इस तरह की जो रिलेशनशिप है वो उनकी कॉमन साइड से आ रही है, जबकि इंसेक्ट्स की फिर डिफरेंट साइड से आएगी। व्हेन द बायोलॉजिकल क्लासिफाई ऑर्गेनिजम्स इनटू द ग्रुप्स एंड द सब ग्रुप्स, द सिमिलरिटीज आर सीन इन एक्सटर्नल एंड द इंटरनल स्ट्रक्चर्स एंड स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। आप जो सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस देखे जाते हैं वो उनकी डिफरेंट स्टेजेस पे भी देखे जाते हैं। सिर्फ यही नहीं कि उनकी क्या लास्ट या फाइनल स्टेज है, ये भी देखा जाता है कि अगर एक स्पैरो छोटी थी लाइक बेबी स्पैरो, तो बेबी पिजन में क्या कैरेक्टरिस्टिक थी, ठीक है। अगर बेबी पिजन और बेबी स्पैरो की कैरेक्टरिस्टिक सेम है तो ये कहा जा सकता है कि इनका सेम इंसेस्टर। अगर उसमें कुछ डिफरेंसेस है तो हो सकता है कि उनका इंसेस्टर सेम हो लेकिन उसमें एवोल्यूशन इस तरह से हो गया कि बेबी पिजन थोड़ा सा डिफरेंट हो गया और बेबी स्पैरो कुछ फर्क आ गया उसकी डेवलपमेंट में, ठीक है। तो यहाँ से उनकी जो है लाइक बेबी से स्टार्ट हो जाता है, उनकी जो बिल्कुल लिटिल वन है वहाँ से उसका चेक किया जाता है कहाँ पे इनकी सिमिलरिटीज है और कहाँ पे डिफरेंसेस। ये नहीं कि सिर्फ आप अडल्ट वन को और ग्रोन वन को चेक करेंगे और वहीं से, और उसमें एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स भी देखे जाएंगे
एज वेल एज इंटरनल स्ट्रक्चर्स, दोनों को ही इंपॉर्टेंस दी जाएगी। मॉडर्न जेनेटिक्स प्रोवाइड एंड अदर टाइप ऑफ द इंफॉर्मेशन इन द टेक्सोनॉमिस। अब जेनेटिक्स का बहुत बड़ा रोल आ चुका है इसमें टेक्सोनॉमिस के लिए, ठीक है। द सिमिलरिटीज एंड द डिफरेंसेस इन द डीएनए ऑफ द टू स्टडीड ऑर्गेनिजम्स कैन बी यूज्ड फॉर द गेटिंग आइडिया अबाउट सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। अब जो डीएनए की स्टडी है, उनके जेनेटिक मटेरियल या जीनोम की स्टडी है, वो हमें बता देगी कि इनके स्ट्रक्चर में क्या सिमिलरिटीज है, इनके फंक्शंस में क्या सिमिलरिटीज है। तो एक बहुत बड़ी जो आप कह सकते हैं एक साइंस अब जो जेनेटिक्स की आ चुकी है हमारे पास, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है नेक्स्ट स्टडी कैरी ऑन करने में, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है टेक्सोनोमिक हियरार्ची। टेक्सोनोमिक हियरार्ची क्या है? द ग्रुप्स इनटू व्हिच द ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड आर नाउन एज टेक्सोनोमिक हियरार्कीज और द टैक्सास या कैटेगरीज और सिंगुलर टैक्सोन। क्या होता है कि आप आपने एक वो कहते हैं ना नस्ब, उसी तरह से आप जिस तरह से आप अपने नस्ब और ये सब कुछ देखते हैं कि आपके दादा ये हैं, परदादा ये हैं, और फिर फादर हैं, और आपके सन्स हैं, नेक्स्ट आपके सन, फिर ग्रैंड सन्स, ठीक है। इसी तरह ये पूरी एक क्लासिफिकेशन के सिस्टम में क्लासिफिकेशन में भी होता है। और ये जो एक स्टेज या एक लेवल है, इसको हम कहते हैं टैक्सा, कैटेगरी और टैक्सोन। टैक्सोन इज सिंगुलर, टैक्सा इज प्लूरल, और कैटेगरीज इज द सेम वर्ड यूज्ड फॉर द टैक्सा। द टैक्सा फॉर्म द लैडर, एक सीढ़ी की तरह ये चलता है, कॉल्ड द टैक्सोनोमिक हियरार्की, कि ये जो सीढ़ी की तरह का एक स्ट्रक्चर है। ये मैं आपको पता है लास्ट लेक्चर से मैं आपको समझा चुकी हूँ कि ये जो अंडरलाइन कर रही हूँ मैं, हाईलाइट कर रही हूँ, सब आपने लाइंस अंडरलाइन करनी है, ठीक है। द टैक्सा फॉर्म ए लैडर कॉल्ड द टैक्सोनोमिक हियरार्की, के जो एक सीढ़ी बनती है, एक सीढ़ी का स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। ये एक इसको कहते हैं टैक्सोनोमिक हियरार्की। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू द 5 किंगडम्स, सो द किंगडम्स इज लार्जेस्ट टैक्सोन। सो क्या है कि आपको पता है सब ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम्स में डिवाइड किया। 5 किंगडम्स हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो अगर सब ऑर्गेनिज्म 5 किंगडम्स में क्लास, जिसमें मोनेरा है, ठीक है, फंजाई है, प्लांटी है, एनिमीलिया है, ठीक है। तो ये वाली जो सारी आपके पास किंगडम्स हैं, इन किंगडम्स में जब उनको सबको डिवाइड कर दिया गया तो ये एक हियरार्किकल ऑर्डर है, और किंगडम सबसे हाई लेवल पे आता है, ठीक है। सो लार्जेस्ट टैक्सोन इज किंगडम एंड ऑन द बेसिस ऑफ द सिमिलरिटीज ईच किंगडम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू द स्मॉलर टैक्सा इन द फॉलोइंग वे। अब ये एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता हो कि लार्जेस्ट फॉर्म जो है या लार्जेस्ट टैक्सा जो है वो किंगडम है, ठीक है। अब हम इस लेटर को देख सकते हैं। फाइलम डिवीजन फॉर प्लांट्स एंड द फंजाई। ए फाइलम इज ए ग्रुप ऑफ द रिलेटेड क्लासेस। फाइलम क्या होता है या डिवीजन क्या होती है? फाइलम और डिवीजन एक ही लेवल पे यूज किए जाते हैं, ठीक है। फॉर द प्लांट्स आप डिवीजन, फॉर द प्लांट्स एंड द फंजाई ये हो जाते हैं डिवीजन। प्लांट्स और फंजाई के लिए इनको डिवीजन यूज किया जाता है, और एनिमल्स के केस में फाइलम। ये डिफरेंस याद रखना है आपने कि प्लांट्स और फंजाई के केस में यूज की जाता है वर्ड डिवीजन, और एनिमल्स के केस में यूज करते हैं फाइलम। और फाइलम इज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस। क्लासेस का ग्रुप है। क्लासेस क्या है? एक क्लास इज ए ग्रुप ऑफ अ रिलेटेड ऑर्डर्स। क्लास में क्या आते हैं? ऑर्डर्स। ऑर्डर एंड ऑर्डर इज ए ग्रुप ऑफ द रिलेटेड फैमिलीज। ऑर्डर में क्या आएगा? फैमिलीज। ए फैमिली इज ए ग्रुप ऑफ द रिलेटेड जेनरा, एंड जेनरा इज ए ग्रुप ऑफ द रिलेटेड स्पीशीज, एंड स्पीशीज ए ग्रुप ऑफ द सिमिलर ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन इंटरब्रीड themselves, ठीक है। तो आपको समझ आ गई होगी आई होप। अगर कोई कंफ्यूजन है तो मुझे जरूर बताएं कि सबसे पहले आता है स्पीशी लेवल, जिसमें ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप है। नेक्स्ट स्पीशीज की ग्रुपिंग होगी तो जेनरा, जेनरा की ग्रुपिंग होगी तो फैमिलीज, फैमिलीज की ग्रुपिंग होगी ऑर्डर्स, ऑर्डर्स की ग्रुपिंग होगी क्लासेस, एंड देन द ग्रुपिंग ऑफ क्लासेस इज phylum for the animals, division for the plants and fungi, ठीक है। तो ये सारा इंपॉर्टेंट ही है, इसको अगर अंडरलाइन कर भी लें तो लाइक आप अंडरलाइन करें या जो भी आपको पता है कि ये सब आप ये तो आपने करना है ना, मस्ट है ये, ठीक है। फुल आपको हियरार्किकल ऑर्डर जो या फिर एक टैक्सोनोमिक हियरार्की का पता होना चाहिए, ठीक है। मेंबर्स ऑफ लोअर टैक्सोन रिजेंबल द अदर मोर देन डू द मेंबर्स ऑफ ए हायर टैक्सोन। क्या होता है कि जो लोअर टैक्सोन के मेंबर्स है ना, लाइक अगर स्पीशीज है, जनरल, फैमिली, इनके मेंबर्स आपस में ज़्यादा रिलेट करते हैं अदर की निस्बत, ठीक है, जो हाई लेवल पे वो, क्योंकि उसमें एवोल्यूशन होती जाएगी, डिफरेंसेस आते जाएंगे इस वजह से, ठीक है। ये भी आप क्वेश्चन आ सकते हैं कि ऐसा होता क्यों है। जैसे अगर मिसाल के तौर पे इन्होंने कहा इलस्ट्रेट्स द क्लासिफिकेशन ऑफ द ह्यूमन होमो सेपियंस एंड पी पाइजम सेटिमम। अब हम देखेंगे पी और ये देखिए। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि ये जो है आपके पास दीज आर द साइंटिफिक नेम्स। पाइजम सेटिमम इज फॉर द पी एंड होमो सेपियंस इज फॉर ह्यूमन। ये आप इसको अंडरलाइन करेंगे, इसको लर्न भी करेंगे। अभी जो आपका लेवल है, अभी बहुत छोटे छोटे एक एक
नेम आपके पास आ रहा है जस्ट टू लर्न के साइंटिफिक नेम्स उनके क्या हैं। फिर नेक्स्ट आपके पास पूरी भरमार हो जाएगी, तो अगर आप अब से इनको नहीं याद करेंगे तो फिर नेक्स्ट आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। अभी से छोटे छोटे साइंटिफिक नेम्स जो हैं याद करना शुरू कर दें। अच्छा, अब ये देख लें अब इनको किस तरह से अरेंज किया गया है। सबसे पहले हम नीचे से शुरू करेंगे, छोटे लेवल से आपको अंडरस्टैंडिंग ईजी हो जाएगी। अगर स्पीशी लेवल पे आए तो हमारे पास है होमोसेपियंस, मतलब हम एक ह्यूमन, सिंगल ह्यूमन की स्पीशीज जो है उसको चेक कर रहे हैं। पासिमम सेटिवम मीन्स हम पी की स्पीशी को कर रहे हैं। अब जब स्पीशीज सारी इकट्ठी हो गई हैं तो उनका जनरा या जीनस जो है वो होमो है फॉर द केस ऑफ ह्यूमन। और पाइसम, अब देखें, अब पाइसम जो है वो एक जीन है, सॉरी जनरा है। अब इसमें पाइसम सेटिवम भी है, पाइसम की और स्पीशीज भी आएंगी, यानी पी जो है हमारे पास एक मटर का जो पौधा है, सिर्फ इसमें वो ही नहीं आएगा, इसमें सब पी आएंगे, हर तरह के, गार्डन पी भी, अदर भी, ठीक है। तो पाइसम है। इसी तरह होमोसेपियंस में होमो की जो स्पीशीज हैं, होमोसेपियंस में जो अगर सेपियंस हैं तो वो इंसान की स्पीशी है, होमो के साथ हमारे पास और भी एनिमल जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी स्पीशी भी कोई आ सकती है आगे, ठीक है। फैमिली होमिनिडी और फेबेसी है। अब फेबेसी और होमिनिडी एक पूरी पूरी फैमिलीज हैं। अब फेबेसी जो है उसमें सिर्फ पाइसम सेटिवम नहीं है, फेबेसी में बहुत ज़्यादा और भी प्लांट्स हैं जिनकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसलिए उनको फेबेसी में पुट किया गया सबको इकट्ठा, लेकिन वो आगे फिर डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। ऊपर से फिर आ जाता है ऑर्डर हमारे पास, प्राइमेट्स फॉर द केस ऑफ द होमोसेपियंस एंड फेबेल्स फॉर द केस ऑफ द फेबेसी, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये जो प्राइमेट्स है ना ऑर्डर्स, इसी तरह कॉर्डेट्स, वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स, ये ऑर्डर लेवल पे आता है और फिर आगे से डिवीजन होती है, ठीक है। मेरी बात की समझ आ रही है ना आपको कि वर्टिब्रेट्स कौन से हैं, इनवर्टिब्रेट्स कौन से हैं। उसके बाद क्लास जो थी वो हमारे पास मेमिलिया है, ठीक है। क्लास कौन सी है, मेमिलिया है, लाइक मैमल्स में ये आ गए। यहाँ पे क्लास हमारे पास कोई भी दूसरी हो सकती थी, बर्ड्स की क्लास कोई हो सकती थी, यहाँ पे हमारे पास रेप्टिलिया हो सकती थी, ठीक है। तो इस तरह से हायर लेवल पे देखिए अब ज़्यादा ग्रुपिंग होती जा रही है और वो डिफरेंसेस भी आएंगे, जबकि लोअर लेवल पे सब सेम था। ऐसे ही प्लांट के केस में देखेंगे तो मैग्नोलियोप्सिडा, फिर आ गया हमारे पास फाइलम लेवल कॉर्डेटा, मैग्नोलियोफाइटा, और किंगडम्स एनिमिलिया और प्लांटी। देखें दोनों किंगडम सेपरेट हो गई हैं बिल्कुल ही हाई लेवल पे, एनिमिलिया और प्लांटी, ठीक है। स्पीशी द बेसिक यूनिट ऑफ द क्लासिफिकेशन, आपके पास स्पीशी होता है एंड स्पीशीज इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन एंड द स्पीशी इज ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिजम्स व्हिच कैन इंटरब्रीड freely among them and produce fertile offsprings, are reproductively isolated from all other such groups in the nature। ये स्पीशी की डेफिनेशन है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और एक कंप्लीट डेफिनेशन, ठीक है। ये एक कंप्लीट डेफिनेशन है। अगर आपने स्पीशी को डिस्क्राइब करना है तो वो क्या होती है, ग्रुप है ऑर्गेनिजम्स का, कैन इंटरब्रीड फ्रीली, जो एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड कर सकते हैं फ्रीली, किसी भी तरह की रेस्ट्रिक्शन नहीं है और किसी भी तरह को उनको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती, ठीक है। अमंग देम एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, अगर फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं करेगा तो भी स्पीशी नहीं बनेगी, ठीक है। फर्टाइल मीन्स कि वो जो नेक्स्ट भी अपनी जनरेशन प्रोड्यूस कर सके, अगर ऐसी जनरेशन नहीं बन पाई इसका मतलब है वो इस स्पीशी से आउट हो जाएगा, ठीक है। बट आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम ऑल अदर सच ग्रुप्स इन द नेचर, लेकिन जैसे अगर अब ह्यूमन की स्पीशी है वो रिप्रोड्यूस भी करती है, एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड भी कर रही है, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग भी आ रहे हैं, लेकिन रिप्रोडक्टिवली वो बाकी सब स्पीशीज से डिफरेंट है। जैसे अगर ह्यूमन की स्पीशी है तो वो पी की स्पीशी से डिफरेंट है, हालांकि पी भी रिप्रोड्यूस कर रहा है, पी भी एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड कर रहा है, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन वो सेम नहीं हो सकते बिकॉज वो रिप्रोडक्टिवली डिफरेंट है, उनकी रिप्रोडक्शन के मेथड्स डिफरेंट हैं, उनके पूरे प्रोसीजर्स डिफरेंट हैं, ठीक है। और आगे से जो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी वो भी टोटली डिफरेंट होगी। ईच स्पीशी पोजेसेस इट्स ऑन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर, इकोलॉजिकल एंड बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स, हर कैरेक्टरिस्टिक एक स्पीशी की डिफरेंट है, ठीक है। चाहे आप उसके स्ट्रक्चर्स को देखें, वही एग्जांपल अपने ज़हन में रखें, होमोसेपियंस और पाइसम सेटिवम, स्ट्रक्चर्स डिफरेंट है कंप्लीटली, इनके इकोलॉजी बिल्कुल डिफरेंट है कि वो किस इन्वायरमेंट में रहते हैं। ह्यूमन किस इन्वायरमेंट में रहता है, पी किस इन्वायरमेंट में रहता है, कहाँ पे रहता है, किस तरह से रहता है। ह्यूमन को अपनी फूड के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, प्लांट को या पी को अपनी फूड के लिए क्या चाहिए, आपके सिर में सब क्वेश्चंस होंगे कि ये सब बिल्कुल मुख्तलिफ है, ठीक है। ऐसे बिहेवियर है, ह्यूमन का बिहेवियर कैसा है, प्लांट का बिहेवियर कैसा है, प्लांट अपनी जगह से मूव नहीं कर रहा, ह्यूमन मूव कर रहा है। ह्यूमन के रिलेशनशिप्स हैं अपनी सोसाइटी के साथ, लोगों के साथ, वो भी रिलेशनशिप्स हैं, उसके अलावा उसने किस तरह से ब्रीडिंग करनी वो भी रिलेशनशिप है। पी बिल्कुल सेपरेट है, पी एक जंगल में रह रहा है या एक फील्ड में रह रहा है, ठीक है, वो उसकी सोसाइटी है ना, प्लांट्स और फील्ड्स वगैरह वो भी डिफरेंट है। तो हर तरह से एक स्पीशी
दूसरी स्पीशीज से डिफरेंट है, लेकिन एक स्पीशी के अंदर जो सब ऑर्गेनिज्म है वो सब क्या है, वो सेम है। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमारे पास क्या है, अब आप ये देखें कि यहाँ तक हमारे पास हो गया कि स्पीशी और इसका क्या लेवल है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद अब हम देखेंगे किस तरह से इसको आप डायग्रामेटिकली इसको कर सकते हैं एक्सप्लेन। आप ये देखें कि क्या आपका लेवल है। किंगडम लेवल पे आपके सीढ़ी हमने पढ़ा है ना कि वो लैडर लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो किंगडम लेवल पे एनिमिलिया आ गया, उससे छोटी सीढ़ी हमारी क्या है, फाइलम कॉर्डेटा, नेक्स्ट क्लास मैमलिया, नेक्स्ट ऑर्डर प्राइमेट, फैमिली होमिनिडी, ठीक है, एंड जीनस होमो, नेक्स्ट स्पीशी विच इज होमो सेपियंस। दिस इज लाइक द लेडर लाइक स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, इन द डेफिनेशन ऑफ द स्पीशीज वी मस्ट एम्फेसाइज इन नेचर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि स्पीशी की डेफिनेशन में जब तक आप नेचर का लफ्ज यूज नहीं करेंगे तब तक वो ठीक नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो नेचुरल या कुदरती तौर पे वो अपना काम कर रही है ना, वो उसका अलग प्रोसीजर है, लेकिन अगर उसको आर्टिफिशियली जैसे प्लांट्स में कुछ मॉडिफिकेशन की जाए या एनिमल्स में कुछ मॉडिफिकेशन की जाए तो वो फिर वो स्पीशी नहीं होती, वो उसकी मॉडिफाइड फॉर्म आ जाती है। ठीक है, because two organisms related to the two different but closely related species, क्योंकि दो ऑर्गेनिज्म हो सकता है कि वो एक दूसरे से डिफरेंट हो लेकिन वो दो डिफरेंट स्पीशीज से कनेक्ट कर सकते हैं, डिफरेंट जो होंगी जिनकी थोड़ी सी सिमिलरिटीज आपस में मिल सकती हैं। कैन क्रॉस ब्रीड अंडर आर्टिफिशियल कंडीशन, उनको क्रॉस ब्रीड कराया जा सकता है। जैसे आपको याद होगा, बल्कि आपको याद होगा नहीं, आप नेक्स्ट पढ़ेंगे, आई थिंक 10th में है या फर्स्ट ईयर में है, अब मुझे याद नहीं है, लेकिन हो भी सकता है कि आपके 9th के ही नेक्स्ट फ्यू चैप्टर्स में हो, जहन में नहीं आ रहा इस टाइम। जो म्यूल है, म्यूल खच्चर जिसको आप कहते हैं, वो क्या है, वो हॉर्स और डंकी दोनों की इंटरब्रीडिंग करवाई गई है। अब डंकी की अलग स्पीशी है, हॉर्स की अलग स्पीशी है, दोनों डिफरेंट स्पीशीज थी लेकिन उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ सिमिलर थी। जैसे हॉर्स की भी 4 लेग्स हैं, डंकी की भी 4 लेग्स हैं। ठीक है, हॉर्स का बॉडी स्ट्रक्चर डंकी का बॉडी स्ट्रक्चर समवट सिमिलर है, सारा नहीं है टोटल लेकिन कुछ सिमिलर है उसमें। ठीक है, ईयर्स हैं, आईज हैं, नोज हैं, सिमिलर हैं कुछ काफ़ी चीज़ें। तो क्या किया, जब हॉर्स को और डंकी को मिलाया गया है आपस में, ठीक है, तो उसको इसकी इंटरब्रीडिंग की गई है, तो हमारे पास म्यूल आया विच इज द खच्चर। ठीक है, तो क्या होता है कि इस तरह से 2 इंटरब्रीडिंग उनको क्रॉस ब्रीड करवाया जा सकता है, लेकिन वो फिर एक स्पीशी में तो नहीं आएंगे ना, वो स्पीशीज दोनों सेपरेट होंगी। इसलिए नेचर का लव स्पीशी के डेफिनेशन में यूज करना बहुत ज़रूरी है ताकि ये बताया जा सके जो एक स्पीशी होती है वो नेचर में कुदरती तौर पर खुद प्रेजेंट है। अगर म्यूल है तो वो म्यूल की जो पूरी जनरेशन होगी, सब ऑर्गेनिज्म का उसका जो ग्रुप होगा, वो एक स्पीशी नहीं बन सकता क्योंकि उसको आर्टिफिशियली ब्रीड करवाया गया है। ठीक है, सो अब मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको आसान अल्फाज में समझा सकूं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आता है अब कंडीशंस क्या है, अननेचुरल प्रोसेस करवा दिए जाए, दे प्रोड्यूस द इनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग। अब जो म्यूल है ना वो इनफर्टाइल है, म्यूल इनफर्टाइल है, वो फर्टाइल नहीं है, वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन जो है वो नहीं बना सकता। फॉर एग्जाम्पल द क्रॉस बिटवीन द मेल डंकी एंड अ फीमेल हॉर्स प्रोड्यूसेस इनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग म्यूल, म्यूल बनाया जाता है। देखिए आपकी इसी चैप्टर की एग्जाम्पल थी और मुझे याद भी नहीं है कि इसी चैप्टर में ये एग्जाम्पल है आपकी। ठीक है, द क्राइटेरिया ऑफ द इंटरब्रीडिंग कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द स्पीशीज रिकॉग्निशन इन द ऑर्गेनिजम्स which reproduce asexually and do not interbreed with one another, for example many unicellular organism। ठीक है, अब ये जो इंटरब्रीडिंग का क्राइटेरिया है ना कि इनको आपस में फर्टिलाइजेशन इनकी करवाना और ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करवाना, ये आप यूनिसेलुलर या फिर एसेक्सुअल के केस में यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये सब नहीं है। उसमें क्या है, सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म है, उसकी डिवीजन होती है और वो न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाता है। लाइक अगर बैक्टीरिया है तो उसकी डिवीजन होती है तो 2 न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं, फंजाई है एक डिवीजन होती है, न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो ये डिफरेंट है, प्रोकैरियोट्स और यूनिसेलुलर के केस में ये डिफरेंट है। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरह आपको छोटी सी एक्टिविटी दी गई है कि यूज इंटरनेट एंड फाइंड द क्लासिफिकेशन स्कीम ऑफ द फंगस एंड बैक्टीरियम, के बैक्टीरियम और फंगस की क्लासिफिकेशन स्कीम निकालें, और ये काम आपने खुद करना है। उसके बाद आप मुझे किसी भी तरह जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इंस्टा पे मुझे इसकी क्लासिफिकेशन स्कीम सेंड करें किसी भी तरह, और उसको फिर हम लोग उस पर डिस्कशन करेंगे, लाइव स्ट्रीम पे भी कर सकते हैं और जैसे आप चाहें वैसे। ठीक है, और नेक्स्ट आपके पास आ जाती है ये छोटी सी वो क्या कहते हैं उसको, ये पिक्चर, ये जो आपका म्यूल है न्यू ऑर्गेनिज्म। ठीक है,
तो ये देखिए ये इनफर्टाइल है, आपको बताने में ये लगी थी कि ये इनफर्टाइल है, ये अपनी जनरेशन आगे प्रोड्यूस नहीं कर सकता। एक हमारे पास हॉर्स फीमेल थी और डंकी मेल था, इन दोनों की इंटरब्रीडिंग करवाई गई और ये हमारे पास म्यूल आ गया, ठीक है। लेकिन ये खुद अब नेक्स्ट रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, जस्ट इसको हम यूज़ कर लेंगे अपने काम के लिए, लाइक लोडिंग और ये वो सब कुछ, या फिर जो भी चीज़ें हमें चाहिए इसके लिए इसको बस इसको यूज़ किया जा सकता है सवारी के लिए। लेकिन ये फर्टाइल नहीं है जो अपनी प्रोड्यूस वो कर सके, तो इसलिए ये एक स्पीशी नहीं है, इसकी स्पीशी नहीं बनेगी, ये सिर्फ इनफर्टाइल ऑर्गेनिज्म है और ये हर दफ़ा उसी प्रोसेस से बनाए जाएंगे जिसको हम कहते हैं इनकी आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन और इनकी इंटरब्रीडिंग, ठीक है। सो लेक्चर आज का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा वही बात हो जाती है कि कॉम्प्लिकेट हो जाता है, लेकिन कोशिश करती हूँ मैं आपको कि हर तरह से इजी तरीके से आपको समझा सकूँ, आम जुबान में, आसान जुबान में, जिससे आपको समझ आ जाए। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ जाएगी, आपका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है, उससे मुझे बहुत खुशी मिलती है जब आपका रिस्पॉन्स अच्छा आता है, ठीक है। तो आपसे फिर से रिक्वेस्ट है मेरी कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और वीडियो को लाइक भी किया करें और शेयर भी किया करें, ठीक है। और इंस्टा पे भी फॉलो कर दें ताकि आप किसी भी तरह की जो हेल्प है वो मुझसे ले सकें इंस्टा पे, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो तक, नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त दीजिए। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।